हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तन्वी सेलिंग जोन। आज हम सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी AEDO के सेट 7 को कवर करने वाले हैं। सेट 1 to 6 हमने ऑलरेडी कवर किया है। सेट के एक्सप्लेनेशन को इस तरह से बनाया गया है कि आपको सॉल्व करते समय किसी भी और सोर्स को रिफर ना करना पड़े। इसमें मैप, इनरिच्ड एक्सप्लेनेशन और ट्रिक्स का यूज़ किया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सेट 7 के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए सही नहीं है? पहले हम इम्यूनिटी को समझ लेते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली यह क्या है? तो यह हमारे शरीर की वह रक्षा प्रणाली है जो रोग जनकों से लड़ती है। यानी कि इम्यूनिटी हमें लड़ने की ताकत देती है रोग जनकों से। यहाँ पे समझते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स। जो बी लिम्फोसाइट्स है वो क्या है? यह ह्यूमरल प्रतिरक्षा प्रदान करता है। यह एंटीबॉडीज यानी कि प्रतिबिंब बनाकर रोग जनकों को निष्क्रिय करता है। इसके डिफिनेशन को समझना है। जो टी लिम्फोसाइट्स है यह क्या है? यह कोशिका माध्यम यानी कि सेल मेडिएटेड प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। यह सीधे संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करते हैं या अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं को सक्रिय करते हैं। इस डिफिनेशन को याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सहज प्रतिरक्षा यानी कि जो इनेट इम्यूनिटी है ये क्या है? यह जन्म से मौजूद होते हैं। याद रखना है कि जो इनेट इम्यूनिटी है यह जन्म से मौजूद होते हैं और सामान्य सुरक्षा देती है, रोगजनक विशिष्ट नहीं होती है। यहाँ पर डिफरेंस क्या याद रखना है कि यह रोगजनक विशिष्ट नहीं होती है। उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यह जीवन काल के दौरान विकसित होती है। यह रोगजनक विशिष्ट होती है और इसमें स्मृति कोशिकाएं यानी कि मेमोरी सेल्स होते हैं। फ्रेंड्स, हम क्वेश्चंस को ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करेंगे ताकि जब हम ऑप्शंस को देखें तो उसको समझ सके और आसानी से सॉल्व कर सके। यहाँ पे अब ऑप्शंस को देखते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली, जो इनेट इम्यूनिटी है, सहज प्रतिरक्षा जन्म से मौजूद होती है और यह अवशिष्ट होती है। अभी हमने देखा था, यह स्टेटमेंट सही है। जो इनेट इम्यूनिटी है वो जन्म से मौजूद होती है। उपार्जित प्रतिरक्षा यह क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी, रोगजनक विशिष्ट होती है और स्मृति पर आधारित होती है। अभी हमने देखा था एक्वायर्ड इम्यूनिटी का या इसमें मेमोरी होता है। जो बी लिम्फोसाइट्स है यहाँ दिया है कि कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा है यानी कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है। यह बी लिम्फोसाइट्स नहीं, यह टी लिम्फोसाइट्स के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो बी लिम्फोसाइट्स है यह ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रदान करता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो गया। टी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी का उत्पादन नहीं करते हैं लेकिन बी लिम्फोसाइट्स को उत्पादन में मदद करते हैं। यह स्टेटमेंट सही है। सो जो हमारा यहाँ पे जो सही नहीं है वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड है। तो पहले जिम्नोस्पर्म को समझ लेते हैं। जिम्नोस्पर्म, इसमें क्या है कि अंडाशय यानी कि ओवरी नहीं होता है। इसमें बीजांड जो होते हैं ओवुल्स यह खुले रहते हैं, किसी फल में बंद नहीं होते हैं, इसलिए इसमें जो फ्रूट होता है वो नहीं बनता है। ध्यान रखना है कि जिम्नोस्पर्म में फ्रूट जो है वो नहीं बनता है। अगर हम फ्रूट्स को देखें तो यह केवल एंजियोस्पर्म, याद रखना है कि फ्रूट्स एंजियोस्पर्म में बनते हैं। इसमें यह अंडाशय के परिपक्व होने से बनता है। तो याद रखना है जिम्नोस्पर्म, इसमें अंडाशय नहीं होता है। यहाँ पे दिया है जिम्नोस्पर्म अनावृति बीजी में फल बनते हैं। अभी हमने देखा था जिम्नोस्पर्म में फल नहीं बनते हैं। जिम्नोस्पर्म में अंडाशय यानी कि ओवरी अनुपस्थित होती है और बीजांड यानी कि ओवुल्स किसी भी अंडाशय भित्ति से ढके नहीं होते हैं। अभी हमने देखा था ये स्टेटमेंट सही है। जो रीजन दिया गया है वो सही है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। यहाँ मानव वृक्क के बारे में पूछा जा रहा है। जो स्टेटमेंट गलत है वो हमें बताना है। नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ये स्टेटमेंट सही है। नेफ्रॉन जो होता है वह वृक्क की संरचनात्मक इकाई होती है। ग्लोमेरुलस में रक्त कोशिकाएं और प्रोटीन निस्यंदित नहीं होती हैं। यह स्टेटमेंट भी सही है। इसमें क्या होता है कि रक्त कोशिकाओं और जो बड़े प्रोटीन होते हैं जैसे प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़कर रक्त का अधिकांश द्रव भाग जो होता है वो ब्रोमेन कैप्सूल में निष्पादित होता है। तो रक्त कोशिकाएं और प्रोटीन निस्यंदित नहीं होती है। जो सी में दिया है वो दिया है हेनलेज लूप मूत्र को सांद्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह स्टेटमेंट भी सही है। यहाँ पे दिया है डी में एंडोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो दूरस्थ संवलित नलिका से जल के पुनः अवशोषण को कम करता है। यह कम नहीं करता है बल्कि उसके पुनः अवशोषण को बढ़ाता है। सो यहाँ जो स्टेटमेंट गलत हो गया वो हो गया डी। जो करेक्ट आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉस को गाढ़ा करने तथा ब्रेड और पेस्ट्री के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली मुख्य विधि का नाम बताइए।
इसका जो मुख्य विधि है वह है जेलेटिनीकरण। जेलेटिनीकरण होता क्या है, तो इसमें स्टार्च और पानी के जो मिश्रण होते हैं इसको गर्म किया जाता है और जो स्टार्च के कण होते हैं वो पानी को अवशोषित कर लेते हैं और एक गाढ़ा जेल जैसा पदार्थ बनाते हैं। तो जेलीकरण को समझना है। इस प्रक्रिया का उपयोग सॉस, ग्रेवी, सूप, ब्रेड और पेस्ट्री को सही बनावट देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समजात अंगों यानी कि होमोलोगस ऑर्गन का उदाहरण है। समजात अंग जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो वैसे अंग होते हैं जिनकी मूल संरचना तो सेम होती है, यानी कि जो भ्रूणीय उत्पत्ति होती है वह समान होती है, लेकिन उनका जो कार्य होता है वो भिन्न होता है। इसे हम कहते हैं समजात अंग। अगर हम यहाँ पे देखें तो वेल, चमगादड़, चीता और मानव के अग्रपाद, अगर हम इनकी हड्डियों की मूल संरचना को देखेंगे तो यह एक समान पूर्वज से ही निर्मित है। तो यहाँ पे जो होमोलोगस ऑर्गन होगा वो होगा सी, लेकिन इनका जो कार्य होता है वो डिफरेंट होता है। याद रखना है कि जो होमोलोगस ऑर्गन होते हैं, समजात अंग, इनकी संरचना तो एक समान पूर्वज को इंगित करता है, लेकिन जो इनका फंक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। साथ में हम ये भी समझ लेते हैं कि जो समवर्ती अंग होते हैं वो क्या होते हैं, इनकी उत्पत्ति अलग अलग होती है लेकिन कार्य समान होता है, यानी कि यह होमोलोगस का उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में जल वाष्पोत्सर्जन यानी कि जो ट्रांसपीरेशन होता है इसका मुख्य स्थल क्या है। जो वाष्पोत्सर्जन होता है इसका जो मुख्य स्थल है वो है स्टोमोटा, रंध्र। ट्रांसपीरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन होता क्या है, तो इसमें जो जल होता है वो पत्तियों के माध्यम से वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। इसमें लगभग 90% जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो रंध्रों के माध्यम से होता है, स्टोमोटा के माध्यम से। साथ में जो क्यूटिकल्स होते हैं और वात रंध्र यानी कि लेंटिकल्स, इनसे भी वाष्पोत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जीव दिए हैं और उसके उत्सर्जी अंग को बताना है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। जो केंचुआ होता है, अर्थवर्म, इनका उत्सर्जी अंग है नेफ्रेडिया। याद रखना है, नेफ्रेडिया। यह शरीर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को निकालते हैं। जो तिलचट्टा होता है, कॉकरोच, इनका जो उत्सर्जी अंग होता है वो होता है मलभिकिया नेलिकाएं। याद रखना है, मलभिकियन ट्यूब्यूल्स। यह नाइट्रोजन यौगिकों को उत्सर्जित करते हैं। और प्लानेरिया, ये क्या है, इनका उत्सर्जी अंग है ज्वाला कोशिकाएं यानी कि फ्लेम सेल्स। जो झींगा होता है जिसे हम प्रॉन कहते हैं, इनका उत्सर्जी अंग है हरित ग्रंथियां, ग्रीन ग्लैंड्स। यह एंटीना के पास होती हैं और उत्सर्जन करती हैं, प्रॉन। इनको शॉर्ट में याद रखते हैं, अर्थवर्म, नेफ्रेडिया, कॉकरोच, मल्फीजियन ट्यूबल्स, प्लानेरिया, फ्लेम सेल्स, एंड जो प्रॉन है वो है ग्रीन ग्लैंड्स। केंचुआ, नेफ्रेडिया, तिलचट्टा, मैल्पिगी नलिकाएं, प्लेनेरिया, ज्वाला कोशिकाएं, और झींगा हरित ग्रंथियां। जो करेक्ट आंसर है वो है ए। फ्रेंड्स, एक्सप्लेनेशन इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप क्वेश्चन को समझ सकें और आपको याद करने में आसानी हो। एक्सप्लेनेशन को जरूर देखते जाइएगा, जो बताया जा रहा है सुनते जाइएगा। यह काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके प्रिपरेशन में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है। यहाँ ग्लाइकोलाइसिस को पहले समझ लेते हैं। ग्लाइकोलाइसिस यह कहाँ होता है, तो कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है, इसके प्रोसेस को समझते हैं। यह श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन की पहली अवस्था, फर्स्ट स्टेज होती है। याद रखना है कि जो ग्लाइकोलाइसिस है वो श्वसन की फर्स्ट स्टेज है। इसमें होता क्या है कि जो ग्लूकोज होते हैं यानी कि 6 कार्बन वाले अणु यह टूटकर 2 पायरुविक अम्ल में बन जाते हैं। यानी कि जो ग्लूकोज होता है वह टूटता है और 2 पायरुविक अम्ल बन जाता है। यहाँ पे हमें याद रखना है कि जो ग्लाइकोलाइसिस होता है इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यह एरोबिक यानी कि वायवीय, अवायवीय दोनों प्रकार के श्वसन में होती है। इसमें बनता क्या है, इस प्रक्रिया में एटीपी और NADH2 यानी कि एनर्जी बनती है और कोशिकाओं को शुद्ध एनर्जी का लाभ होता है। यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म और ट्रिक दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। ये एग्जाम्स में आपके प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो अभी हमने देखा था कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आरएनए का प्रकार नहीं है। पहले आरएनए को समझ लेते हैं कि आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये होता क्या है। आरएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है जो जीन की अभिव्यक्ति यानी कि जीन एक्सप्रेशन और प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके कई प्रकार होते हैं, देख लेते हैं। mRNA, मैसेंजर आरएनए, इसे हम मैसेज लाने वाला आरएनए भी कहते हैं।
यह क्या करता है, तो डीएनए से संदेश कोड लेकर राइबोसोम तक पहुंचाता है। इसके फंक्शन को भी याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। आरआरएनए ये क्या है, राइबोसोमल आरएनए। यह राइबोसोम का संरचनात्मक घटक है। याद रखना है कि जो आरआरएनए है वो संरचनात्मक घटक है, जबकि एमआरएनए जो है वो मैसेंजर आरएनए है। टीआरएनए ये क्या है, यह है ट्रांसफर आरएनए। यह अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक लाता है, यानी कि यह ट्रांसफर का काम करता है। इसे हम एडेप्टर मोलेक्यूल भी कहते हैं। इसके डिफरेंट नाम को भी याद रखना है, एडेप्टर मोलेक्यूल। जीआरएनए जिसे हम गाइड आरएनए भी कहते हैं, यह क्या है, इसका उपयोग हम क्रिस्पर कैस9 जैसे जीन संपादन तकनीकों में करते हैं। हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो जीआरएनए है उसे समान रूप से आरएनए नहीं कहा जाता है। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है, आप इसको पढ़िए, ये आपके क्विक रिवीजन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि जैव विविधता के संरक्षण के लिए स्वस्थान है, यानी कि इन सीटू विधि है। जो पवित्र उपवन होते हैं वो क्या होते हैं, यह वनों के वो हिस्से होते हैं जिन्हें स्थानीय समुदाय यानी कि लोकल लोगों के द्वारा धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण सुरक्षित रखा जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है सी, पवित्र उपवन। जीन बैंक, बीज बैंक, जूलॉजिकल पार्क, ये सभी एक्स सीटू के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेरक परिवर्तक यानी कि जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स होते हैं वह वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने में मदद करते हैं। जो रीजन दिया गया है, इनमें महंगी धातुएं जैसे प्लैटिनम, पैलेडियम और रेडियम उत्प्रेरक के रूप में होती हैं, जो हानिकारक गैसों को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तित करती है। यहाँ पे उत्प्रेरक परिवर्तक को बताया गया है कैटालिटिक कन्वर्टर्स। ये क्या होते हैं, यह मोटर वाहनों के निकास तंत्र यानी कि जो एग्जॉस्ट होता है उसमें लगाया जाता है, ताकि जो हानिकारक गैस होते हैं वो निष्क्रिय हो जाए या कम हानिकारक हो जाए। इनमें जो उपयोग की गई धातुएं होती हैं वो होती हैं प्लैटिनम, पैलेडियम, रोडियम। इन जैसी महंगी धातुओं का उनमें का उपयोग किया जाता है। सो जो हमारा अजर्सन था, स्टेटमेंट था, वो सही था। इनके फंक्शन को भी समझते हैं। यह बिना जले हाइड्रोकार्बन्स को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट करते हैं। साथ में जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, जो कि काफ़ी विषैली गैसें होती हैं, इनको कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित करता है, जो कि कम हानिकारक है। इसका बेनिफिट ये होता है कि जो प्रदूषण की मात्रा होती है वो कम होती है और जो हानि होता है इन्वायरमेंट को वह कम हो पाता है। यहाँ पे सारांश दिया गया है, आप इसे भी पढ़िए, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको याद करने में। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी। जो इकोलॉजिकल पिरामिड होता है, पारिस्थितिकी पिरामिड, यह क्या होता है, तो यह एक आरेख डायग्राम है जो किसी पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम में विभिन्न पोषण स्तरों यानी कि ट्रॉफिक लेवल्स के बीच ऊर्जा, संख्या या जैव भार यानी कि बायोमास के संबंध को दर्शाता है। यानी कि जो पिरामिड होता है वो क्या दर्शाता है, तो यह ऊर्जा, संख्या और बायोमास के संबंध को दर्शाता है। याद रखना है। इसकी जो प्रस्तावक है वो है चार्ल्स एल्टन। याद रखना है, इसके प्रस्तावक चार्ल्स एल्टन है। इन्होंने 1927 में पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा दी थी। जो पारिस्थितिकी पिरामिड होता है वो 3 प्रकार का होता है, ये भी समझ लेते हैं। इनको हम कहते हैं संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा के पिरामिड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। यहाँ ऊर्जा जो है हमेशा अपराइट होती है और जो प्रत्येक पोषण स्तर होता है इसमें 10% नियम यानी कि जो 10% रूल है वो काम करता है। इसमें होता क्या है कि प्रत्येक स्तर पर लगभग 90% जो ऊर्जा होती है वह हीट के रूप में नष्ट हो जाती है और ओनली 10% जो ऊर्जा होती है वह ऊपर लेवल पे जा पाता है। यहाँ पे हमें याद रखना है कि जो एनर्जी है वो डिक्रीज होती है अपवर्ड और ओनली 10% जो है वो पास होता है नेक्स्ट लेवल तक। ये पूछा जाता है एग्जाम्स में, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो मेरा करेक्ट आंसर है अभी मैं देखा था चार्ल्स एल्टन। फ्रेंड्स, कंसेप्ट को समझते चलना है। यहाँ आपको कंसेप्ट दिया जा रहा है ताकि जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकें, क्योंकि ये रिक्वायर्ड नहीं है कि सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, लेकिन लगभग टॉपिक जो है वो हम टेस्ट सीरीज के थ्रू कवर कर लेते हैं। तो अगर हम कंसेप्ट को समझते चलेंगे तो आसानी से बाकी क्वेश्चंस को भी बना पाएंगे, इसलिए कंसेप्ट को यहाँ दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है। यह बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई को अगर हम वस्तु की ऊंचाई से भाग देंगे तो जो हमारा उत्पन्न आवर्धन होगा वो प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियोटाइड का घटक नहीं है।
तो जो पेंटोज शर्करा है, फॉस्फेट समूह और नाइट्रोजनी क्षार ये न्यूक्लियोटाइड का घटक है, जबकि अमीनो अम्ल जो है वह न्यूक्लियोटाइड का घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ar3d5 4s1 है। यहाँ पे इसे समझते हैं। जो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है वह होता है 24, जो इसका एटॉमिक नंबर होता है वो 24 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे दिया गया है। अगर इसे हम सामान्य रूप से देखें तो जो इसका अपेक्षित विन्यास होगा वो होगा Ar3d4 4s2, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसकी जगह पे जो इनका अंतिम स्थिर विन्यास होता है वो होता है Ar3d5 4s1। यह क्रोमियम का वास्तविक विन्यास होता है। सो यहाँ पे यह किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी कि इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। पहले हम इलेक्ट्रोफाइल को समझ लेते हैं। ये वे रासायनिक प्रजातियां होती हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकार करती हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज कहलाते हैं। इसकी विपरीत जो न्यूक्लियोफाइल होता है ये क्या होता है, यह लोन पेयर यानी कि दान करती हैं। हमने देखा इलेक्ट्रोफाइल जो है वो स्वीकार करती हैं और जो न्यूक्लियोफाइल है वह दान करती हैं। इनके डिफरेंस को याद रखना है। अगर हम इनको देखें तो ये सभी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इसमें, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल है। जबकि जो अमोनिया है NH3, इसमें एक लोन पेयर होता है जो दान किया जा सकता है, इसलिए यह न्यूक्लियोफाइल होता है, ना कि इलेक्ट्रोफाइल। इसको याद रखने के लिए आपको दिया गया है, काफ़ी हेल्पफुल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो जो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है वो होगा सी, अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करने के लिए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करेगी। यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज दिया गया है। यहाँ पे याद रखना है कि वे धातु जो हाइड्रोजन के ऊपर है वे तनु अम्लों जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इनसे अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करेंगे, लेकिन जो इनके नीचे हैं वह विस्थापित नहीं करेंगे। इस रिएक्टिविटी सीरीज को हम इसके थ्रू भी याद कर सकते हैं। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। यहाँ पे जो के है वो पोटेशियम को दिखाता है, एन सोडियम, यहाँ पे के जो ए जो है वो कैल्शियम को बताता है, एम मैग्नीशियम, ए एल्यूमिनियम, जेड जिंक को दिखाता है, जो एफ है फीका या आपको आयरन को दिखाता है, पी लेड को बताता है, एच हाइड्रोजन, जो सी है यह बताता है कॉपर को, एच यहाँ पे Hg मरकरी को बताता है, ए बताता है Ag सिल्वर को और Au बताता है गोल्ड को, और जो P है वो प्लेटिनम को बताता है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। इसे आप अगर एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा और रिएक्टिविटी सीरीज के क्वेश्चंस को आप आसानी से बना पाएंगे। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कॉपर है वो हाइड्रोजन के नीचे है, जो कि हमारा ऑप्शन में था। यह हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करेगा। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया डी, कॉपर। फ्रेंड्स, ऐसे ही इसे आप ट्रिक के थ्रू याद करेंगे तो इसे याद करना काफ़ी आसान होगा और आप एग्जाम में कंफ्यूज भी नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग 17 के तत्वों यानी कि हैलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत कम होती है। जो रीजन दिया गया है वह हैलोजन को एक स्थिर उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। यहाँ पे इनकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है हैलोजन की वह कम नहीं होती है, काफ़ी अधिक होती है। तो ये स्टेटमेंट जो हमारा गलत हो गया। जो रीजन दिया गया है वो सही है, इनको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राउनियन गति। जो ब्राउनियन मोशन होता है वो कोलाइड विलयनों में क्यों देखी जाती है। यहाँ पे पहले ब्राउनियन जो मोशन है, गति है, उसको समझ लेते हैं। जो ब्राउनियन मोशन होता है वो क्या है, यह कोलाइड कणों की एक अनियमित यानी कि जिगजैग गति होती है। उसको ऐसे समझ सकते हैं कि यह जिगजैग गति है। यह होती क्यों है, तो यह माध्यम के अणुओं द्वारा टकराने यानी कि कॉलिजन के कारण होता है, और जो हमें जिगजैग पथ है वो दिखाई देता है। इससे बेनिफिट क्या होता है कि जो कोलाइड होते हैं इनके कण नीचे नहीं बैठते हैं। तो यहाँ पे यह क्यों देखी जाती है, तो यह परिक्षेपण माध्यम के अणुओं द्वारा कोलाइड कणों पर असंतुलित बमबारी के कारण दिखाई देती है। अभी हमने देखा था ये इनके टकराव के कारण दिखाई देता है। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंद पाइप एक सिरे पर बंद में केवल विषम सनादी ऑड हार्मोनिक्स ही उत्पन्न होते हैं। जो कारण दिया गया है
बंद सिरे पर हमेशा एक निस्पंद यानी कि नोड बनता है और खुले सिरे पर हमेशा एक प्रस्पंद यानी कि एंटी नोड बनता है, जो केवल विषम सनादि की अनुमति देती है। इसको एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझते हैं। इसमें जो एक बंद पाइप होता है, इसके एक सिरे पर बंद और दूसरे सिरे पर खुला होता है। इसमें केवल विषम सनादि यानी कि ऑड हार्मोनिक्स जैसे कि मूल आवृत्ति, तृतीय सनादि और पंचम सनादि ही आदि ही उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे हमें याद रखना है कि जो बंद आर्गन पाइप होता है, इसमें इवन हार्मोनिक्स यानी कि सम सनादि अनुपस्थित होते हैं। इसको याद रखना है कि यह अनुपस्थित होता है। यहाँ ये भी याद रखेंगे कि जो अप्रगामी तरंगे होती हैं, स्टैंडिंग वेव्स के बनने के लिए पाइप के बंद सिरे पर हमेशा एक निस्पंद यानी कि नोड और खुले सिरे पर हमेशा एक प्रस्पंद यानी कि एंटी नोड बनना आवश्यक है। तो यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट था, एक बंद पाइप एक सिरे पर बंद में केवल विषम सनादि यानी कि ऑड हार्मोनिक्स होते हैं, यह सही हो गया। और जो इसका कारण था, ये भी स्टेटमेंट सही है। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए एंड आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। यहाँ पे हमें कॉलम दिया गया है, इसको मैच करना है इसके उष्मा गति चर से। जो समदाबी हो गया आइसोबारिक, यह बताता है दाब स्थिर। जो समदाबी होता है वह बताता है दाब स्थिर। सम आयतनिक, यह बताता है कि यह आयतन जो है वो स्थिर है। आइसोथर्मल, यह बताता है तापमान स्थिर है। और जो हमारा रुद्धोष्म हो गया एडियाबेटिक, यह बताता है उष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है। जो चालक का प्रतिरोध होता है, इसका सूत्र होता है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। याद रखना है रो एल बाई ए। यहाँ जो P की तरह दिख रहा है वो हमारा रो है। यहाँ पे हम देख सकते हैं यह एरिया पे डिपेंड करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे। यह उसके लेंथ यानी कि लंबाई पे भी डिपेंड करता है। यह उसके पदार्थ पर भी निर्भर करता है, लेकिन चालक से प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करता है। तो जो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की दुगनी हो जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा। हम जानते हैं कि जो एफ का फॉर्मूला होता है गुरुत्वाकर्षण बल का, वो होता है G m1 m2 r स्क्वायर। जो r है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। जो हमारा नया फॉर्मूला हो जाएगा, अगर r को हम डबल कर दें, उनके डिस्टेंस को दोगुना कर दें, तो G m1 m2 2r का स्क्वायर, जो कि बराबर हो जाएगा 1/4 Fg। यानी कि जो पहले गुरुत्वाकर्षण बल था इसका 1/4 हो जाएगा। जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो धर्मिता का एसआई इकाई क्या है। रेडियो एक्टिविटी की एसआई इकाई है बैकुरल। याद रखना है बैकुरल जो है वो रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई है। क्यूरी भी रेडियो एक्टिविटी की यूनिट तो है, बट ये एसआई यूनिट नहीं है। याद रखना है कि क्यूरी रेडियो एक्टिविटी की एसआई इकाई नहीं है। रदरफोर्ड भी रेडियो एक्टिविटी की पुरानी इकाई है। जो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो है बैकुरल। यहाँ पे ये भी याद रखना है कि जो एक क्यूरी होता है ये बराबर होता है 3.7 इंटू 10⁻10 बैकुरल के। याद रखना है 10⁻10 बैकुरल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विद्युत घटना में ऊर्जा का प्रकाश में रूपांतरण होता है। जो एलईडी है इसमें विद्युत ऊर्जा जो है वो प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित होती है। जो करेक्ट आंसर है वह ए। सौर सेल, फोटोडायोड, इसमें प्रकाश ऊर्जा जो है वह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ए, एलईडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तरल की बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे हमें यह भी याद रखना है कि जो किसी तरल की बूंद होती है उसके अंदर का दाब बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। इसको ऐसे समझे कि जो P1 बड़ा होगा P0 से, यानी कि जो प्रेशर इनसाइड है वो प्रेशर जो इन्वायरमेंट का है, एटमॉस्फेयर का है, उससे ज़्यादा होगा। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वह है ए, बूंद की त्रिज्या के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरल लोलक का आवर्त काल किस पर निर्भर नहीं करता है। जो सरल लोलक का फॉर्मूला होता है वो होता है T = 2π√√L/G। यहाँ पे जो L है वो लोलक की लंबाई है, G ग्रेविटेशन है और T जो है उसका आवर्तकाल है। हम देख सकते हैं कि यह लंबाई पर निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण पर भी निर्भर करता है। जो गुरुत्वीय त्वरण है इसका वैल्यू जो है वो ऊंचाई पर डिपेंड करता है। ऊंचाई के साथ साथ यह परिवर्तित होती है, तो यह ऊंचाई पर भी डिपेंड करता है। जो नहीं डिपेंड करता है वह उसके द्रव्यमान पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा चालन की अस्थायी अवस्था यानी कि स्टेडी स्टेट में छड़ के किसी भी अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित होने वाली ऊष्मा यह क्या होगी? जो स्टेडी स्टेट होता है यह वह अवस्था है जब छड़ के किसी भी बूंद का तापमान समय के साथ नहीं बदलता। इस पे छड़ के सभी अनुप्रस्थ कांटों पे समान रहती है, जो ऊष्मा होगी वह समान रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का एक समतल दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है। वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है। अब लड़के और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी है? इसको ऐसे समझते हैं कि लड़का दर्पण से 3 मीटर पर है, तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो 3 मीटर पीछे बनेगा। हम देख सकते हैं यहाँ पे 3 मीटर की दूरी पे है, तो जो प्रतिबिंब है वो 3 मीटर के पीछे बन रहा है। अब चूंकि लड़का 1 मीटर और करीब चला गया है, तो यह 2 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो जो प्रतिबिंब भी होगा 2 मीटर के डिस्टेंस पे बनेगा। तो जो टोटल हो जाएगा वो हमारा 4 मीटर, जो प्रतिबिंब होगा वो लड़के से 4 मीटर की दूरी पे बनेगा। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रोजन हॉर्स क्या है? यह एक वैध सॉफ्टवेयर के रूप में दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम है। याद रखना है कि ट्रोजन क्या है, तो एक मेलवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज 2025 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में किस स्थान पर रखा गया है? तो यह रखा गया है 88वें स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने समग्र शिक्षा योजना के तहत देश में कितने लाख स्मार्ट कक्षाओं की मंजूरी दी है? तो यह दी गई है 1.46 लाख स्मार्ट कक्षाओं को। जो समग्र शिक्षा की शुरुआत की गई थी, याद रखना है यह 2018-19 में की गई थी। इसके ईयर को याद रखना है। इसका जो उद्देश्य है वह प्री स्कूल से लेकर के जो हमारा कक्षा 12 तक है, इसमें शिक्षा के लिए समग्र सहायता प्रदान करना है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 5 के लिए किन दो देशों के बीच समझौता हुआ है? यह हुआ है भारत और जापान के बीच। जो जापान की जाक्सा है और भारत की इसरो, इनके बीच समझौता हुआ है। यहाँ पे महिला शतरंज खिलाड़ी का नाम दिया है और ग्रैंड मास्टर। हमें बताना है कि इनमें कौन सी सही सुमेलित है। जो दिव्या देशमुख है 88, ये सही है। कुनेरू हम्पी 87 नहीं, ये 7वीं है, याद रखना है 7th। और जो आर वैशाली है वो सही है 84th। और जो हरिका द्रोणावल्ली है ये भी सही है 24th। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। हमें यहाँ पे याद रखना है कि जो भारत की पहली ग्रैंड मास्टर बनी थी वो बनी थी कोनेरू हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन का विस्तार किस वर्ष तक किया गया है? तो यह 2028 तक किया गया है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हमने बिहार दरोगा के सेट 5 में भी किया था। आप देख रहे हैं कि जो बिहार दरोगा के क्वेश्चन हो या एईडीओ के क्वेश्चन हो, क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो आप एईडीओ की तैयारी कर रहे हो या बिहार दरोगा की, आप हमारे दोनों सेट्स को देखिए, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए। दोनों सेट से आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आप एईडीओ और बिहार दरोगा दोनों सेट्स को कवर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 30 जुलाई को। याद रखना है कि जो इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे है वह 30 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जुलाई 2025 को संसद रत्न पुरस्कार 2025 कितने सांसदों को प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया था 17 सांसदों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग बनाने की घोषणा की गई है? तो यह की गई है बिहार राज्य के द्वारा। फ्रेंड्स, बिहार करंट अफेयर्स और नेशनल करंट अफेयर्स के लिए अलग से वीडियो बनाया जा रहा है, आप उनको ज़रूर देखिए। इसे हमने बूस्टर सीरीज के नाम से स्टार्ट किया है। उन्हीं क्वेश्चन को रखा जा रहा है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो को भी ज़रूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा का 22वां राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? यह नियुक्त किया गया है पूसापति अशोक गजपति राजू को। याद रखना है, गोवा के 22वें राज्यपाल। फ्रेंड्स, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अभी बिहार के राज्यपाल कौन है और वे कौन से नंबर के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन ट्रांसलेट पुरस्कार 2025 के विजेता कौन चुनी गई हैं? पेन ट्रांसलेट की 2025 की जो विजेता है वो चुनी गई हैं गीतांजलि श्री। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। यह उनको उनकी पुस्तक वंस एलिफेंट लिव्ड हियर के लिए सम्मानित किया गया है। वंस एलिफेंट लिव्स हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 जुलाई 2025 को इग्नू की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किया गया है उमा कांजीलाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया?
इसका आयोजन जो है वो यूएई में किया गया। फ्रेंड्स, आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ बताना है कि एशिया कप 2025 किसने जीता और किसको हरा कर जीता, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 से 27 जुलाई 2025 तक आदि थिरुथिरई महोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो यह मनाया जा रहा है तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहाँ राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का शुभारंभ किया? तो यह किया गया है नई दिल्ली में, याद रखना है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? जो भारत की रैंकिंग है वो है 77th, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यह इंडेक्स बताता है कि जो पासपोर्ट धारक है वह बिना किसी वीज़ा के कितने कंट्री में यात्रा कर सकता है, ये बताता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। भारत जो है वो 59 देशों की वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है मृदा विज्ञान यानी कि पेडोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है म्यांमार को। यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा म्यांमार, कीवी न्यूजीलैंड को, ड्रैगन चीन, कंगारू जो है वो ऑस्ट्रेलिया, प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप बेल्जियम, काला महादेश अफ्रीका, भारत का बोस्टन अहमदाबाद। ये सारे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीहरिकोटा द्वीप किसके निकट अवस्थित है? श्रीहरिकोटा के लोकेशन को देख लेते हैं। यह आंध्र प्रदेश में है और पुलिकट लेक के करीब है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पुलिकट झील। अगर स्टेट पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? तो यह प्रस्तुत करते हैं राष्ट्रपति को। करेक्ट आंसर है वह बी। आर्टिकल 151 के अंतर्गत सीएजी केंद्र में जो रिपोर्ट होता है वो राष्ट्रपति को और राज्यों में राज्यपाल को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो यह है सेवा स्रोत। जो सर्विसेज हैं लगभग 54% वो हमारे जीडीपी में योगदान देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया? तो यह दिया गया 5वीं पंचवर्षीय योजना में। इसके टाइम पीरियड को भी याद रखते हैं 1974 टू 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया? तो यह कराया था शेर शाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की गई, यह की थी थॉमस मुनरो ने, याद रखना है थॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी प्रथा जो है वह थॉमस मुनरो ने प्रारंभ की थी। यह व्यवस्था जो है वो 1792 में प्रायोगिक तौर पर 12 महल क्षेत्रों में अलेक्जेंडर रींड ने प्रारंभ की थी, ये भी याद रखना है। यह व्यवस्था मद्रास, बॉम्बे, असम और कुर्ग में लागू की गई। इनके एरिया को याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है भारत के कुल भूभाग का 51% भूभाग पर लागू हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो लगान वसूली होती थी वह किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से होता था और इसमें जो किसान होते थे वह उपज का लगभग 55% लगान के रूप में सरकार को देते थे। ये सारे फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है रैयतवाड़ी के लिए, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ठंडा रेगिस्तान नहीं है? जो दश्त ए लुट है यह ईरान में स्थित है, एक लवणीय रेगिस्तान है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ल्स विल्किंसन का भगवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष में प्रकाशित किया गया? तो यह प्रकाशित किया गया था 1785 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? तो यह चली थी 24 दिन तक। दांडी यात्रा जो है वो 12 मार्च 1930, याद रखना है डेट को, 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफगानिस्तान किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है? तो यह रखता है पाकिस्तान के साथ। अफगानिस्तान भारत के साथ भी सीमा रखता है पीओके में, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र है? यह कितनी भी बार, मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है भारत के राष्ट्रपति पर, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति पर रिस्ट्रिक्शन है 2 बार का, वो 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव
लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? अनुच्छेद 83, इसमें जो है वो संसद की अवधि का उल्लेख है, तो इसमें संशोधन होगा। अनुच्छेद 172, राज्य विधानमंडलों की अवधि, तो इसमें भी परिवर्तन होगा। जो आर्टिकल 246 है, यह बताता है डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर यूनियन और स्टेट के बीच में। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था? तो ये थे हेक्टर मुनरो। बक्सर का युद्ध कब हुआ? याद रखना है 22 अक्टूबर 1764। इसके डेट को याद रखना है 22 अक्टूबर 1764। और यह किन के बीच में हुई थी? तो यह अंग्रेजों एवं संयुक्त सेना, जिसमें मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम टू ये सम्मिलित थे, के बीच में हुई थी और इसमें अंग्रेज विजय हुए थे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के जो मैदान है, तटीय मैदान, उनके नाम को लिखा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। जो गुजरात का एरिया है वो है कच्छ और कटिहावर। जो हमारा महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक का एरिया है वो हो गया कोंकण। जो केरला का एरिया है वो हो गया मालाबार कोस्ट। जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का एरिया है वो हो गया कोरोमंडल कोस्ट। और जो उड़ीसा का एरिया है वो हो गया उत्कल कोस्ट। यहाँ पे याद रखना है कि जो उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश, इनके बीच का एरिया जो है वो नॉर्थर्न सरकार के नाम से जाना जाता है। तो महाराष्ट्र कोंकण ये सही था। केरल कोरोमंडल ये गलत है, क्योंकि कोरोमंडल तमिलनाडु का तटीय भाग है, ना कि केरल का। गुजरात कटियावर सही है और ओडिशा उत्कल ये भी सही है। यहाँ पर जो करेक्ट होगा, जो कि सुमेलित नहीं है, वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो जो अनुसूचित जाति है इनके लिए आर्टिकल 330 में प्रावधान किया गया है। जो विधानसभा है उसमें आर्टिकल 332 के अंदर SC ST के आरक्षण का प्रावधान है। तो अगर स्टेट में पूछा जाए तो 332 और अगर लोकसभा में पूछा जाए तो आर्टिकल 330। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? यहाँ पे हंगरी जो है वो एक स्थल रुद्ध देश है। हमें यह भी याद रखना है कि विश्व में कुल 44 ऐसे देश हैं जो भू आविष्ठित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हैं? इसे हमने प्रीवियस सेट में भी देखा था। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है बी, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष के निर्वासन की सजा देकर बर्मा भेज दिया गया था? तो करेक्ट आंसर है 1924 से 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिब्राल्टर जल डमरूमध्य किन को जोड़ता है? तो यह जोड़ता है अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर को। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इन्हें हमने पहले भी अपने सेट्स में किया है, तो आप जो भी सेट्स बनाए गए हैं अभी तक उनको ज़रूर रिवाइज कीजिए। और AEDU और बिहार दरोगा दोनों सेट्स को रिवाइज कीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। इन दोनों सेट्स को जरूर रिवाइज कीजिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप देख रहे हैं हमने बिहार दरोगा के 5 और AEDU के 7 इन सेट्स को कवर कर लिया है। तो हमने 1200 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। क्वेश्चन अब रिपीट होंगे तो आप उन सेट्स को पहले जरूर कवर कीजिए, ताकि अब जो क्वेश्चन आए उसको आप कॉन्फिडेंटली बना सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की शिक्षा पर चार्ल्स वुड का डिस्पैच किस वर्ष का है? तो यह है 1854 का। इसे हम भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन तथ्य सही है? असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज की अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया था। सही है। असहयोग आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी वकालत छोड़ दी, ये भी स्टेटमेंट सही है। बिहार के प्रथम एडवोकेट जनरल बलदेव सहाय ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने इस पद से इस्तीफा दे दिया। सारे स्टेटमेंट सही हैं, जो करेक्ट होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल द्वारा कहाँ किया गया? तो यह किया गया था लखनऊ में। कानपुर में नाना साहेब, फतेहपुर अजीमुल्ला और झांसी रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के विद्रोह में जिन्होंने नेतृत्व किया उनके प्लेस से जरूर उनको याद रखना है, काफी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी क्रिया का अंतिम प्रतीक क्या है? तो यह है धुआं है, यानी कि वातिमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया? तो यह प्रकाशित किया गया था 1882 में। जो आनंद मठ है यह सन्यासी विद्रोह पर आधारित है और इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था वो जूलियस लिपनर ने किया था। याद रखना है कि आनंद मठ का अंग्रेजी में अनुवाद जूलियस लिपनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है?
तो यह संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? तो 1930-31 में हुआ था। याद रखना है कि 1930-31 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था और इस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड इरविन। इनका जो कार्यकाल था वो था 1926 से 1931। इनके टाइम पीरियड्स को याद रखना है फ्रेंड्स। ब्रिटिश गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड्स को जरूर याद रखना है, इनसे आप कई क्वेश्चन आसानी से बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? वन रोपण जो है वो सबसे उत्तम विधि है। साथ में बांध का निर्माण, जल निकासी में सुधार, नदियों को जोड़ना, ये सारे भी बाढ़ को रोकने के उपाय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे? तो यह थे नीलम संजीव रेड्डी। इस क्वेश्चन को हमने पहले भी कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो कारगिल जो है वो सुरु नदी के किनारे स्थित है। सुरु नदी जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो यह प्रारंभ हुआ था 1991 के पश्चात। इसे हम LPG रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया था? तो यह था 42वां संविधान संशोधन। इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देता है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है। यहाँ हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को समझ लेते हैं। जो संविधान की प्रस्तावना है इसे संविधान की आत्मा मानी गई है। इसमें उद्देश्य, आदर्श और भावना है कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रस्तावना का जो मसौदा है वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था और इसका जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है इसे 13 दिसंबर 1946 को संविधान में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जो की टर्म्स है प्रस्तावना में वो है प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष यानी कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, लोकतांत्रिक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ये पूछे जाते हैं कि प्रस्तावना में क्या अंकित है और क्या नहीं है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे कुछ लोकल पवनें दी गई हैं जिनको मैच करना है उनकी प्रकृति से। यहाँ मैप में कुछ इंपॉर्टेंट लोकल विंड्स दिखाए गए हैं। जो रेड है वो हमारी गर्म हवाएं हैं और जो ब्लू है वो ठंडी हवाएं हैं। चीनुक, सिरक्को, हरमट्टन, फॉन, लू, इन सबको याद रखना है, ये गर्म हवाएं हैं। जबकि ब्लिजर्ड, बोरा, काराबुरन, बुरन, बस्टर्स, पंपेरो, ये सब ठंडी हवाएं हैं। मैप को आप 2-3 बार देखिए। इसे आपको इसके प्लेस के साथ याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो फॉन हो गया वो हो गया गर्म स्थानीय हवा। चिनुक को हम बर्फ खाने वाली हवा कहते हैं, यह भी गर्म हवा है। मिस्टर ठंडी स्थानीय हवा है और जो घाटी हवा है वह दैनिक हवा है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहेब ने अपने आप को क्या घोषित किया? तो इन्होंने अपने आप को पेशवा घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है वो 1906 में स्थापित की गई थी। यहाँ पर यह भी याद रखना है कि वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में 1878 में स्थापित किया गया था। इसका जो है नाम बदलकर 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रख दिया गया। तो यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा वो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड किसका समाचार पत्र है? तो यह है सचिदानंद सिन्हा का। इसे प्रारंभ किया गया था 1899 में। इसके ईयर को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1 रुपए के सिक्के और नोट तथा सहायक सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो यह जारी किए जाते हैं वित्त मंत्रालय के द्वारा। इस पे जो हस्ताक्षर होता है वह वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। याद रखना है कि जो अन्य सभी नोट होते हैं उस पर RBI के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट हो गया वो हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीविका योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है वो है बी।
इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को सशक्त बनाना है। जीविका योजना की जो शुरुआत की गई थी वह 2006 में की गई थी, यह भी याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेगा ने भारत के कई जिलों में एक वर्ष में कितने दिनों की रोजगार की गारंटी दी है? तो यह दी है 100 दिनों की। साथ में यह भी याद रखना है कि 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा का नाम बदल कर रख दिया गया था मनरेगा, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लैंगिक असमानताओं को दूर करने के लिए चलाया गया है। तो ये सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामा गाटा मारू क्या है? तो यह एक जहाज है। फ्रेंड्स, कामा गाटा मारू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर सर्च करके पढ़िए इसके इंसिडेंट को कि इसमें क्या हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है वह है पटना। फ्रेंड्स, सेंसस का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप @तनवीर पे प्रोवाइड कर दिया गया है। जो ग्रुप का लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए, वह काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में चावल यानी कि खरीफ के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सी है जो मुख्य रूप से रबी मौसम में उगाई जाती है? यहाँ पर ध्यान देना है कि जो चावल है वो कौन सी फसल है? तो खरीफ की फसल है। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो यह है पश्चिम चंपारण। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण में है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों के द्वारा बिहार के किस नगर को पुनर्विकसित किया गया था? तो यह पटना को पुनर्विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी बैकुंठ शुक्ला को 1934 में किस कार्य के लिए फांसी दी गई थी? तो इनको लाहौर षड्यंत्र केस के सरकारी गवाह फणींद्र नाथ घोष की हत्या के लिए फांसी की सजा दी गई थी, याद रखना है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह दिया जाता है शशीन्द्र नाथ सान्याल को। इन्होंने इसकी स्थापना कब की थी? तो 1913 में की थी। कहाँ की थी? तो पटना के बांकीपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 में भागलपुर में हुए बिहार प्रांतीय सम्मेलन के अधिवेशन जिसने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया की अध्यक्षता किसने की? तो यह की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे यह भी याद रखना है कि यह 12वां अधिवेशन था। कौन सा था? तो 12वां अधिवेशन था जो कि भागलपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु प्रसाद सेन द्वारा शुरू किए गए समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का बिहार को बंगाल से अलग करने का आंदोलन के प्रति क्या रुख था? तो गुरु प्रसाद सेन जो थे वो बंगाल के वकील थे, इन्होंने आंदोलन का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्थित राजगीर का साइक्लोपियन वॉल जो एक विशाल पत्थर की दीवार है किस भौगोलिक विशेषता का उपयोग करके बनाया गया था? जो राजगीर का साइक्लोपियन वॉल है वह लगभग 40 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार से बना है। इसका निर्माण जो है वो हर्यंक वंश के शासकों, इसकी पीरियड को याद रखना है, हर्यंक वंश के शासकों द्वारा शहर की सुरक्षा के लिए किया गया था। इसकी खास बात यह है कि यह बिना गारे के विशाल पत्थरों को जोड़कर बनाया गया है, मतलब इसमें गारे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यह क्यों बनाया गया था? तो यह शहर की सुरक्षा के लिए बनाया गया था और यह भारत की सबसे पुरानी किलाबंदों में से एक माना जाता है। इसको शॉर्ट में हम ऐसे याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का सेट 7 का सॉल्यूशन। आपने देखा इसे हमने काफ़ी डिटेल के साथ, जहां मैप की ज़रूरत थी मैप, जहां ट्रिक की ज़रूरत थी ट्रिक के साथ सॉल्व किया है। ऐसे ही हम आगे के सेट्स को भी कवर करेंगे। फ्रेंड्स, आप हमारे AEDO के साथ साथ बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट को भी कवर कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके AEDO के प्रिपरेशन के लिए भी। साथ में हम करंट अफेयर्स डेली बूस्टर्स भी ला रहे हैं। इसमें हम उन्हीं क्वेश्चंस को डाल रहे हैं जो बिहार दरोगा और AEDO के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप करंट अफेयर्स के वीडियो भी जरूर देखिए। ऐसे ही हम AEDO बिहार दरोगा के सेट्स को कवर करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पूरे सीरीज को देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।